इतिहास की कहानी में आज हम बात करेंगे 17 मई 1964 की। वो सुबह आई जब 1947 से 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू का निधन हो गया। रेडियो के दोपहर 2 बजे के बुलेटिन से यह खबर आग की तरह पूरे देश में फैली। इसके 2 घंटे बाद ही तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए और फिर शुरू हुई नेहरू जी के उत्तराधिकारी की खोज। इस खोज में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे के कामराज। वे तब कांग्रेस अध्यक्ष थे। तगड़े दिलडाल के स्वामी कामराज शब्दों के इस्तेमाल में भी बड़े ही कंजूस थे। तब एक अखबार ने लिखा था, कामराज के पास हर सवाल का एक ही जवाब होता है, पर कालम। तमिल के शब्द का अर्थ है देखते हैं। कामराज ने कई नेताओं से सलाह मशविरा किया। इस बीच मोरारजी देसाई ने अपनी उम्मीदवारी का इजहार कर दिया। 4 दिन में कामराज 200 सांसदों से मिले। मोरारजी की आक्रामकता और मनमर्जी के फैसले के कारण कई नेताओं ने उनके नाम पर आपत्ति जाहिर की। सहमति वाला नाम सामने आया, लाल बहादुर शास्त्री। वे मोरारजी की तरह ही काबिल प्रशासक थे और हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध भी थे। 31 मई 1964 को कांग्रेस कार्य समिति ने शास्त्री जी के नाम पर मोहर लगा दी। 9 जून को लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिन बाद शास्त्री जी ने अपनी धमक दिखाई। मोरारजी को कैबिनेट से हटा दिया गया क्योंकि वे नंबर 2 की पोजीशन के लिए दबाव डाल रहे थे और फिर इंदिरा गांधी को कैबिनेट में लेने की मांग उठी। शास्त्री जी ने उन्हें मंत्री तो बना दिया, लेकिन अपेक्षाकृत कम महत्व का सूचना प्रसारण मंत्रालय ही दिया गया। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी के 3 मूर्ति भवन को अपना निवास बनाने की कोशिशों में अड़ंगा डाल दिया। 3 मूर्ति भवन में बतौर प्रधानमंत्री नेहरू जी रहा करते थे। इंदिरा गांधी ने प्रस्ताव किया कि उनके पिता के निवास को स्मारक घोषित किया जाए। इसी बीच शास्त्री जी के सामने 2 बड़ी समस्याएं आ गई। पहली, नगा विद्रोह और दूसरी, हिंदू विरोधी आंदोलन। नगा विद्रोहियों को समझाने के लिए पीस मिशन बनाया गया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री बीपी चालिहा, सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण और एंग्लिकन पादरी माइकल स्कॉट शामिल थे। इसी बीच चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किया। इसके जवाब में परमाणु ऊर्जा आयोग के निदेशक होमी जहांगीर भाभा ने रेडियो पर दुनिया भर में एटमी हथियारों के खात्मे की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी संकेत दिया कि जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा के लिए भारत भी एटमी हथियार हासिल कर सकता है। डॉक्टर भाभा की इस घोषणा ने परमाणु हथियार हासिल करने के पक्षधर नेताओं को ऊर्जा दी, जिनमें जनसंघ के नेताओं की संख्या ज्यादा थी। देवास के सांसद हुकुमचंद कछवाई ने लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव भी रखा और चीन को दुश्मन नंबर 1 बताकर कहा कि भारत को वे तमाम हथियार हासिल करना चाहिए जो दुश्मन देशों के पास हैं। 1965 में फिर सामने आया हिंदी विरोधी आंदोलन। CN अन्नादुरई के नेतृत्व में DMK ने इसे हवा दी। हिंदी किताबों की होली जलाई गई, झड़पें हुई। सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी के तर्क का मजाक उड़ाते हुए अन्नादुरई ने कहा कि अगर संख्या पैमाना है तो मोर की जगह कौए को राष्ट्रीय पक्षी बना देना चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और 4 सूत्री घोषणा की गई। पहला, कोई भी प्रांत क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी में कामकाज कर सकता है। दूसरा, एक से दूसरे राज्य के बीच का पत्र व्यवहार अंग्रेजी में या क्षेत्रीय भाषा के साथ अंग्रेजी अनुवाद में होगा। और तीसरा, गैर हिंदी भाषी राज्य केंद्र से अंग्रेजी में पत्र व्यवहार के लिए स्वतंत्र होंगे। और चौथा था, केंद्र के स्तर पर कामकाज की भाषा के रूप में भी अंग्रेजी का ही प्रयोग जारी रहेगा। इतिहास के पन्नों में कल हम जानेंगे कि आगे और क्या कुछ हुआ इतिहास में इसके बाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।